नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। अभी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वॉर है, जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, उस पर कुछ बात करना चाह रहा था। अभी बहुत सारे वीडियोस आपने इन पिछले कुछ दिनों में देख लिए होंगे। लोग, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, या जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं बड़े से बड़े, उन्होंने अपने तरीके से इस पे खबर छापी, अपने तरीके से इस पे टीआरपी लिया, अपने तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में कोई बात नहीं करना चाहता इस पे, या फिर ये कहें कि दुनिया को वो साइड, दूसरी साइड कोई बताना नहीं चाह रहा कि इन सब के पीछे एक्चुअली में है क्या। इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम बात कर सकते हैं। पावर डोमिनेंस भी है, ऑयल एंड गैस भी है, स्ट्रेट का कंट्रोल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें पावर डोमिनेंस वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत इसमें मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी तक किसी ने बात ही नहीं की है, कोई करेगा भी नहीं कोई। जो रुख आपने देखा है ग्लोबल मीडिया का या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ का इस वॉर के टाइम में, पिछले 40 दिन में ऑलमोस्ट, ये जो भी सीन क्रिएट हुए हैं, जितना नुकसान हुआ है, नुकसान तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट होगा, भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो लोगों की जान गई है ना, वो शायद वापस नहीं आएगी। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, वो लोगों का हुआ है, वो किसी सरकार का या किसी मोनार्की का नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी आप अगर मोटे तौर पे इस चीज़ को समझे ना कि इसमें पावर गेम क्या है, तो आपको थोड़ा सा यूएई, सऊदी का जो सीन है ना, वो समझा देता हूँ। अभी जो एट द मोमेंट जो सिचुएशन है, वो यूएई और सऊदी में कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये ना बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स और बहुत सारे लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है, तो वहाँ पे न्यूज़ है ना बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाती, तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि इनसाइड द किंगडम चल क्या रहा है। अभी इसमें अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो सऊदी का भी नुकसान हुआ है और यूएई का भी नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पावर हंटिंग देखी जाए ना, तो ये लोग इसलिए भी बीच में फंसे हैं क्योंकि ईरान जो है वो प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा है लंबे वक्त से। यहाँ पे किसी को दूध का धुला बोलते तो वो भी ठीक नहीं होगा कि ओहो एक तो बेचारा हो गया और एक पावरफुल हो गया, नहीं। यहाँ पे सभी का अपना बेनिफिट है, सभी ने अपने तरीके से चीज़ों को लिया है, सभी ने अपने तरीके से सिचुएशन को यूज़ किया है। अगर आप यूएई और सऊदी की बात करें तो उनके रिश्ते तो वैसे भी ठीक नहीं है दोनों के, वो आपस में उलझे हुए हैं यमन की वजह से। प्लस ईरान जो लेबनान में, सीरिया में, यमन में और यहाँ पे जो प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा है, वो इसराइल को वैसे भी नागवार गुजर रही है, वो चाहता भी नहीं। अब इस चीज़ को ना मोटा मोटी इस तरीके से समझ लीजिए, अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बना तो ये समझ लीजिए कि ये ना एक चेन रिएक्शन होगा, और इसके बाद सऊदी यहाँ पे सबसे बड़ा देश है जिसके पास मिडिल ईस्ट में वाकई में पावर है। तो सऊदी अरब कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे जाएगा कि मैं भी न्यूक्लियर पावर बनूं, और यही चीज़ ईरान नहीं चाहता, सॉरी इसराइल नहीं चाहता, क्योंकि इसराइल को लंबे वक्त से यही लगता आया है कि अगर इनमें से कोई पावर में आया, सॉरी अगर इनमें से कोई न्यूक्लियर पावर बना तो ये सबसे पहले मुझ पे अटैक करेंगे। और ये यूएई के साथ ऑलरेडी, सॉरी इसराइल के साथ पहले हो भी चुका है, जब 6-7 कंट्रीज ने मिलके 70s के आसपास इसराइल पे अटैक किया था। तो इसराइल इस डर, ये डर है ना ये इसराइल का, ये अपना कहीं ना कहीं उसका जायज़ है, क्योंकि जो सिचुएशन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, खासकर ईरान, अंटिल 1979 तक तो शायद सब कुछ ठीक था, ईरान के रिलेशन ठीक थे इसराइल के साथ।
लेकिन उसके बाद जैसे ही आयतुल्ला खामने ने ये रिजीम चेंज किया था, उसके बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई। उसके बाद इसराइल और ईरान वाकई में कट्टर दुश्मन बन गए। तो ये सब कुछ नज़र आता है, ये पावर पावर शिफ्टिंग का है पूरा का पूरा गेम। फिर नो डाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन कंट्रोल करेगा, ये अभी भी क्लियर नहीं है। पहले भी ईरान ने इस पे अपना हक जमाया है, आज से 30-40 साल पहले, और ये बार बार ये चीज़ उठेगी क्योंकि ये चोक पॉइंट है। और उधर से जो यमन में हुतीज बैठे हैं, उनको जो ये ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, ये भी उस स्ट्रेट को ही कंट्रोल करने के लिए है, सूज कैनाल। तो ये हो गई मोटा मोटी दो चीज़ें कि ये कंट्रोल कौन करेगा हॉर्मुज को। फिर आपका आता है ऑयल एंड गैस क्राइसिस। डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सबने देख ली है। अब ये जो सीज फायर हुआ है, ये हल्के में नहीं हो गया है, इसके पीछे यूरोप का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। क्योंकि यूरोप में जिस हिसाब से ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, इन सब के जो दाम बढ़े हैं ना पूरे यूरोप में, वो विजिबल है, वो सबको दिखाई दे रहा है, वो चेंज हुए हैं। और उसके लिए ट्रंप ने सीधा बोल भी दिया था कि अगर आप में दम है तो आप आके खुद ले लो। इसका मतलब जो डर था वो हो रहा था, और ईरान ये जानता था कि ये होगा अगर मैं इसे चोक कर दूंगा तो, और ये घुटने पे आएंगे, और यूएस घुटने पे आया भी। अब इसमें थोड़ा मैं इंडिया को भी ले आता हूँ बीच में। अभी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उन्होंने वाकई में न्यूट्रल रखा अपने आप को, ये अपनी जगह पे है नो डाउट कि हम हमारी एनर्जी सप्लाईज का हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरे हों, हमारे कोर इंटरेस्ट क्या हैं, वो वेल एंड गुड, वो वाकई में एक अच्छी डिप्लोमेसी हो सकती है, मेरे लिए तो है। बाकी बहुत लोग हैं जो नहीं मानना चाहते इस चीज़ को, सो वो कम्प्लीटली उन लोगों पे ऐसे। अभी एक और नैरेटिव पिछले कुछ दिन से है, ऑलमोस्ट हफ्ते भर से देख रहा हूँ मैं, जो सोशल मीडिया पे है, वो है कि पाकिस्तान ने मीडिएशन किया। भाई पहले जाके ठीक से थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि दे आर बीइंग यूज्ड, उनको बहुत अच्छे तरीके से पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि इस पेंडुलम में कोई नहीं फंसना चाहता। कोई यूरोपियन कंट्री आई मीडिएशन करवाने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनको थी। पाकिस्तान की तो वैसे ही हालत ख़राब है, नहीं आई मीडिएशन करने के लिए। इजिप्ट बराबर में है, इजिप्ट की भी हालत ख़राब है, इजिप्ट भी नहीं आया। कोई मिडिल ईस्ट कंट्री आई, नहीं, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट का भी बहुत सारा एक्सपोर्ट फंसा हुआ था, उनको भी तो अपना बिजनेस रन करना है। लेकिन नहीं किया ना किसी ने भी मीडिएशन का। ये पाकिस्तानी क्यों आया? क्योंकि जब से शहबाज शरीफ और ट्रंप थोड़े से नज़दीक आए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान को बड़े ही तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये लोग। और उसमें ना इंडिया के लिए एक मुझे लगता है कि बड़ी ना डिप्लोमेटिकली एक अच्छी चीज़ हुई है, जो अभी यूएई ने पाकिस्तान के साथ किया ना कि $3.2 बिलियन हमारा वापस करो, वीज़ा हमने बैन कर दिया तुम लोगों के। ऑलमोस्ट ये ना पाकिस्तान के लिए एक तरीके से बैकफुट पे जाने के बराबर है। हालांकि अब उसके लिए बैकफुट पे जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी ऑलरेडी इकोनॉमी ऐसी है। लेकिन इससे ना एक फ़र्क और पड़ने वाला है कि ये सिर्फ यूएई तक नहीं रहेगा, सऊदी ने भी ऑलरेडी इसमें शायद कुछ एक्शन लिया है, और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी ऐसा ही करने वाली हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है सिचुएशन देख के। तो पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते बहुत ख़राब होने वाले हैं। अब चाहे वो मीडिएशन करवाए, चाहे जो मर्जी करवाए। जयशंकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हम दलाल नहीं है, वी आर नॉट द ब्रोकर। हमारा काम नहीं है, हमारी कोर इंटरेस्ट हमारे लोगों की एनर्जी सप्लाईज को पूरा करना है, हमें उस पर ध्यान देना है, दैट्स इट। और उन्होंने दिया भी, उन्होंने किया है। पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस के तेल हर जगह दाम बढ़े हैं। इंडिया में शायद गैस पे 60 रुपये बढ़े हैं, बाकी तो पेट्रोल डीजल में और बाकी किसी चीज़ में तो कुछ बढ़ता दिखाई नहीं, कहीं पे बढ़ा नहीं है। शायद कांग्रेस के कुछ स्टेट्स हैं उनमें कुछ इंक्रीज़ हुआ है, बाकी बीजेपी स्टेट्स में तो कहीं पे कुछ हुआ नहीं है। सो दैट्स अ डिफरेंस।
यहाँ पे पॉलिटिकली इस चीज़ को भी पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरीके से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बहुत मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया गया है। फिर अभी जिन लोगों को लग रहा है कि ये सीज़ फायर हो गया है, ये वॉर रुक गया है, तो आई एम सॉरी, आप बिल्कुल गलत हो। ये नहीं रुकने वाला है। ये लग रहा है ऐसा है कि हाँ सीज़ फायर हो गया तो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ना डिफेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री इससे अच्छा पैसा कमाने वाली है। ऑलरेडी उनके पास ऑर्डर आ चुके हैं। अभी एक एस्टिमेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है यूएस को। और ये देखा जाए ना तो ये पंगा यूएस ने लिया है, ना कि इसराइल ने। क्यों? इसराइल को पता था कि अगर इस बार ये फुल फ्लैश वॉर हुआ और जल्दी नहीं रुका तो ईरान ऑलमोस्ट हम लोगों को उस पोजीशन में पहुंचा देगा जहां से ओवरकम करने में बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि उन्होंने ये नमूना ना 2-3 महीने पहले जब छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 3-4 दिन का, तब उन्होंने देख लिया था कि ये कहाँ तक हिट कर सकते हैं। तो ये बहुत मैटर करती है ये चीज़। सो इजराइल को इस चीज़ का अंदाज़ा था, लेकिन यूएस को लगा कि जैसे वो हर जगह घुस जाते हैं ना, यहाँ पे भी घुस जाएंगे, यहाँ पे भी पंगे ले लेंगे। लेकिन उन्होंने वाकई में ना ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। सोचा नहीं होगा उन्होंने कि ईरान ऐसे नाकों चने चबवा सकता है। ईरान की अपनी प्रॉब्लम्स है, दैट्स देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल इश्यूज़ कि लोगों के साथ उनका क्या है। हर कंट्री के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे इंटरनल इश्यूज़ ना हो, हर जगह होते हैं। सो उसको साइड में रखते हैं। लेकिन जो हुआ एज एन ह्यूमैनिटेरियन, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि भाई इससे सबको इफेक्ट पड़ता है। आप 2-3 देश मिलकर लड़ रहे हो, लेकिन रो पूरी दुनिया रही है। लोगों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ तक हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको काउंट करना, मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मिडिल ईस्ट में अपने भाई बंधु दोस्त वगैरह रहते हैं उनके लिए, जितना जल्दी मूव कर सकते हो वहाँ से करो, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा गेम है और इस बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सबके लिए। ये कोई इस चीज़ को ये मत समझो कि ये कोई एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए ये कर दिया वो कर दिया। यार इतने पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को एप्स्टीन फाइल से? ऐसी 1000 एप्स्टीन फाइल भी आएंगे ना तो भी इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क हम जैसे लोगों को पड़ता है जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, जो दिल से सोचते हैं, इमोशनल होते हैं। बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लोगों के लिए, पॉलिटिक्स में रहने वालों के लिए, बिजनेस में रहने वालों के लिए इमोशंस वगैरह की ना कोई जगह नहीं होती है। तो जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये एप्स्टीन फाइल के से बचने के लिए इन्होंने वॉर करवा दिया, इट वाज नॉट लाइक दैट। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट सडन सीज फायर हुआ है ना, और ये सडन ही बम फूटने वाला है। सो जितना जल्दी हो सके अपने आप को सेफ करो, अपने आप को देखो कि पोजीशन क्या है आपकी, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, घर वापस आना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सब सेफ रहे, अच्छा कमाए, अच्छा खाए, यही दुआ कर सकते हैं। चलिए, आपके पास कोई कमेंट हो, कुछ हो बोलने के लिए तो डेफिनेटली बताएं, कुछ शेयर कर सकते हैं आप। जितना मुझे समझ में आता था मैंने शेयर किया। थैंक यू।